तो प्रेपोजिशन समझते हैं। प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन का दो फंक्शन है कि एक ऐड मोर इंफॉर्मेशन इन द सेंटेंस, ठीक है, ऐड, और दूसरा फंक्शन ये है जो नाउन में यूज करूंगा उसकी पोजिशनिंग बताता है, या डायरेक्शन, रिलेशन, या उसका टाइम बता सकता है। ठीक है, जो मैं नाउन यूज करूंगा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसका पोजीशन, डायरेक्शन, रिलेशन बता सकता है सेंटेंस में। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, नीचे वाला एक सेंटेंस देखो, यहाँ पे लिखा है देयर इज अ लैपटॉप ऑन द टेबल। देयर इज अ लैपटॉप ऑन द टेबल, मैं अगर बोलता देयर इज अ लैपटॉप, इससे ये पता चलता कि वहां पे एक लैपटॉप है, लेकिन ऑन द टेबल से ये पता चल रहा है कि वो लैपटॉप कहाँ है। ठीक है, टेबल। तो ऑन द टेबल हमें ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है उस मतलब सेंटेंस में। सेंटेंस को, मैं किसी वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंटेंस में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। ठीक है, ऊपर से जो मैंने नाउन यूज किया है टेबल, इसका एक पोजीशन बता रहा है कि वो टेबल के ऊपर कुछ था, ऑन द टेबल। ऑन द टेबल प्रीपोजिशन में जो वर्ड है यहाँ पे ऑन है। ऑन है। हाँ, प्रीपोजिशन जो ऑन है और यहाँ पे नाउन है वो टेबल है। तो प्रीपोजिशन पहले वर्ड आता है उस नाउन का पोजीशनिंग बताने के लिए कि ऑन द टेबल कुछ है, देयर इज लैपटॉप ऑन द टेबल। ये प्लेस प्लेस बता रहा है यहाँ पे। ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी, ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी, मतलब कि वो मेरी तरफ आ रहा है और एक डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ पे टुवर्ड्स जो है एक प्रीपोजिशन का वर्ड है। जो मी है, मी था यहाँ पे प्रोनाउन, यहाँ पे दो चीज, एक चीज और मिस हो गया कि नाउन और प्रोनाउन का वो बताता है, पोजीशन बताता है या डायरेक्शन या रिलेशन बताता है, नाउन या प्रोनाउन का। यहाँ मी लगा हुआ है तो एक प्रोनाउन है और उसका मेरे को डायरेक्शन बता रहा है कि हाँ इसका मेरा डायरेक्शन क्या है, यानी कि कोई आ रहा है मेरी तरफ, ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी, ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ आ रहा है। आई विल कम ऑन मंडे, यह मंडे एक नाउन है जिसका वो बता रहा है, क्या कहते हैं, टाइम, टाइम के रूप में, ये टाइम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। ऑन से ये पता लगा कि डे के दिन आऊंगा। ऑन का यूज डे और डेट के लिए यूज होता है, उसको मैं अभी बताऊंगा। बस ये समझो कि प्रीपोजिशन होता क्या है। जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे एक बॉक्स है और एक बॉल है, तो और कहीं कहीं स्टेयर भी है। तो इस बॉल का और बॉक्स का क्या रिलेशन है, क्या प्लेस है, उसको डिफाइन करने के लिए प्रीपोजिशन वर्ड यूज किया गया है। जैसे बॉक्स के अंदर में बॉल है तो इन द बॉक्स बोल रहे हैं। ठीक है, बॉल जो है बॉक्स के अंदर है तो इन द बॉक्स, अगर बॉक्स के ऊपर है तो ऑन द बॉक्स, बॉक्स के नीचे है तो अंडर द बॉक्स, बॉक्स के बाहर है तो नेक्स्ट टू द बॉक्स। यानी कि बात बॉल की हो रही थी लेकिन ये बता रहा है कि बॉक्स की पोजीशनिंग कहाँ है। मतलब ऐसे समझो, सिंपल सी बात है कि ये ये जो प्रीपोजिशन वर्ड है एग्जैक्ट पोजीशनिंग बता रहा है किसी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, बिटवीन द बॉक्स यानी दो बॉक्स के बीच में एक बॉल है, अमोंग द बॉक्स यानी बॉक्स के बीच में। अगर मैं प्रीपोजिशन वर्ड यूज नहीं करूंगा तो मुझे एग्जैक्ट पोजीशन, रिलेशन और डायरेक्शन नहीं पता चलेगा। अब फॉर एग्जांपल कोई फोन करता है आपको और मान के चलो फोन करके बोलता है कि मेरा मोबाइल उसमें रखा हुआ है, कबर्ड में रखा हुआ है, अलमीरा में रखा हुआ है। तो अलमीरा के अंदर है या अलमीरा 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 के, अलमीरा। ठीक है, अलमीरा के ऊपर है, ये कैसे पता चलेगा? अलमीरा के अंदर है या अलमीरा के ऊपर है, ये कैसे पता चलेगा? या अलमीरा के इंदा अलमीरा बोलेगा तो सर अलमीरा के अंदर है, अब बॉक्स होगा उसके ऊपर रहेगा। कौन सा वर्ड है जो मुझे ये पूरा इसका पोजीशनिंग बताएगा कि कहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है? प्रीपोजिशन का वर्ड है, वही तो बताएगा। अगर मैं इन बोल रहा हूँ तो इन द अलमीरा है, ऑन बोल रहा हूँ तो ऑन द अलमीरा है, इन फ्रंट बोल रहा हूँ यानी कि अलमीरा के सामने है, अगर बिहाइंड बोल रहा हूँ तो बिहाइंड मतलब अलमीरा के पीछे है। तो प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो नाउन का एक जगह बताता है। सर ये अबव द बॉक्स वाला एक बार आप कंफर्म कर दीजिए। कहाँ पे देख रहे हो आप? above the box। हाँ, अबव द बॉक्स। ये प्रीपोजिशन इतना ही नहीं है एक्चुअली। मैं आपको सविता सारे का प्रीपोजिशन का मैंने वो बना रखा है, स्लाइड बना रखा है, जो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। above वाला जो बोल रहे हो ना, तो यहाँ पे उसको समझने के लिए दो प्रीपोजिशन है, इससे रिलेटेड है। above का मतलब होता है ऊपर और over का मतलब भी होता है के ऊपर। तो
तो एबव और ओबव का यूज कैसे पता चलेगा? एबव का मतलब होता है कोई चीज ऊपर लेकिन एक एरिया वाइज में, ठीक है? जैसे 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 यहाँ पे एक मिनट रुको, हाँ सॉरी, नहीं, एबव का यूज होता है कि कोई चीज आपके सामने है, ठीक है, और ऊपर है। लेकिन ओवर का यूज होता है जैसे कोई लार्ज एरिया है, जैसे फ्लाई ओवर होता है ना, वो ओवर होता है हमारे, ठीक है, एबव नहीं होता है, क्योंकि वो एक एरिया कवर करता है, ऐसे ऐसे वाले डायरेक्शन, लार्ज एरिया पे। कवरिंग अ लार्ज एरिया सच एज फ्लाई ओवर कैन बी यूज्ड व्हेन वन थिंग्स इज टचिंग और कवरिंग, ठीक है। तो ओवर का यूज दोनों का मतलब है ऊपर, लेकिन एबव का यूज करेंगे जैसे आप पेड़ के ऊपर, जैसे पेड़ के नीचे एक बॉय खड़ा है, तो ये पेड़ की जो डालियां है इसके ऊपर है। और ओवर कैसे बोलेंगे? जैसे ही जंप्ड ओवर द रोप, यानी कि ओवर यहाँ पे ऊपर से, यानी कि वो एक एरिया कवर किया, जो रोप का एरिया था ना, वो एरिया कवर करके उसने जंप किया। जैसे हिज हेड वाज अबव वाटर, जैसे वाटर जो का लेवल था उसके ऊपर उसका हेड था, जो सर था। तो यानी कि वो एरिया जो एक सीधे ऊपर की बात कर रहा है, और एक है कि लार्जर एक एरिया को कवर करके बात कर रहा है, दोनों में ऊपर वाले में फर्क है, ठीक है। तो अभी ये समझेंगे, बट मैं आपको सिंपल में ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रीपोजिशन होता क्या है और प्रीपोजिशन क्या करता है। तो इंग्लिश में डेफिनेशन है, preposition is used to add more information in the sentence। जैसे कि आपने देखा कि एक इंफॉर्मेशन देता है, कोई चीज हम बात कर रहे हैं उस सेंटेंस में, एक इंफॉर्मेशन देता है। इट ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड टेल्स सो रिलेशन, पोजीशन, डायरेक्शन ऑन द नाउन ऑफ द नाउन, यानी कि वो नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले आता है, जिसका काम ये होता है कि रिलेशन बताए, पोजीशन बताए, डायरेक्शन बताए। प्रीपोजिशन के वर्ड ऐसे होते हैं इन, ऑन, एट, बिसाइड, अबव, ऑफ, etc। एक प्रीपोजिशन सीखने का रूल मैं बता रहा हूँ, आप हिंदी में ट्रांसलेट करके मत सीखना, कॉन्सेप्ट वाइज समझना। जैसे यहाँ बीनीथ का मतलब होता है के नीचे, बीनीथ का मतलब होता है के नीचे, लेकिन अंडर का मतलब भी होता है कि नीचे, लेकिन दोनों में फर्क है। बीनीथ का मतलब वैसे चीज है जो सरफेस से टच है, जैसे ये कैट यहाँ पे है ना, ये ऊपर के भाग से ये टच हुई है, इसलिए हम बोलेंगे द कैट इज बीनीथ द बेड। लेकिन अगर मान के चलो यही कैट यहाँ पे होती है और बेड थोड़ा सा ऊपर होता, जो टच नहीं हो रहा होता, तो बोलते हैं हम अंडर द बेड। तो थोड़ा सा प्रीपोजिशन का ऐसा टॉपिक है कि ग्रामर का टेस्ट लेने के लिए ना ज्यादातर प्रीपोजिशन से लाते हैं आपके, क्योंकि इसमें कोई रॉन्ग राइट कभी नहीं दिखता है, इसमें जो एग्जैक्ट रिलेशन कौन बता सकता है वो वर्ड निकाला जाता है। जैसे अंडर भी नीचे होता है, बीनीथ भी होता है, लेकिन यहाँ पे मेन रिलेशन जो बता सकता है या मेन पोजीशन बता सकता है कैट का, वो है बीनीथ, न कि अंडर, क्योंकि ये टच है। सर प्रेपोजिशन तो क्लियर हो गया, बट एक डाउट था, जैसे कि आप हर चीज में बोलते हैं, जैसे लाइन लिखी है द कैट इज अंडर द टेबल इन द रूम, तो सर ऐसे भी तो लाइन हो सकती है द कैट इज अंडर टेबल इन द रूम, ये द लगाने की क्या जरूरत पड़ रही है हमें? ये आर्टिकल है, और ये आर्टिकल के बारे में जब समझेंगे ना, आर्टिकल कब लगता है किसी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए कि कौन से वाले की बात कर रहे हो, इसी टेबल की बात कर रहे हो या कोई और है। अच्छा। ये जैसे शॉर्ट में बता दूं, आपको डाउट अभी है तो मैं मतलब, जैसे मान के चलो 10 चेयर रखे हुए हैं, मैं तो गिव मी अ चेयर, तो आप कोई भी एक चेयर दे दोगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ गिव मी द चेयर, तो यानी कि मतलब आपका और मेरा सेंस क्लियर है कि मैं ये कोई स्पेसिफिक चेयर, स्पेसिफिक चीज के बारे में, ठीक है। ठीक इसी है तरह यहाँ पे द टेबल की बात हो रही है, ये टेबल यहाँ पे जहाँ पे कैट छुपी हुई है उसको ओके स्पेसिफाई सर। करने के लिए, और ये आर्टिकल बहुत द मल्टीपल जगह पे यूज होता है, तो अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो ओके सर। ये प्रीपोजिशन का सिंपल डेफिनेशन है कि एक इंफॉर्मेशन देता है और उसकी जो हम नाउन यूज कर रहे हैं उसकी पोजीशनिंग बताता है, डायरेक्शन बताता है, रिलेशन बताता है। इसमें कोई डाउट है? ये बताओ पहले। क्लियर है सर एकदम। ठीक है, और जैसे जैसे हम पोजीशन आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे और क्लियर होगा, ठीक है। एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ये है सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला प्रीपोजिशन जो होता है इन, एट, ऑन, क्योंकि ये दो जगह यूज होता है, एक लोकेशन बताने के लिए यूज होता है और एक डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है, ठीक है, सॉरी, टाइम बताने के लिए। मैं पहले हम बात करते हैं इन
एट का लोकेशन बताने के लिए। कभी भी आप एड्रेस बताते हो बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि आई एम एट ऑफिस बोलूं कि आई एम इन ऑफिस बोलूं या आई एम एट जिम बोलूं इन द जिम बोलूं, ठीक है, होता है ना ऐसे प्रीपोजिशन को लेकर। सही बोल रहा हूँ, यस, हाँ कंफ्यूजन सही कह रहे हो, यस सर, यस सर। होता है एक्चुअली, ये प्रपोजिशन कंफ्यूजन। तो पहले इन और एट, जब भी लोकेशन की बात आए तो पहले कैसे यूज करेंगे? इन होता है लार्जर एरिया के लिए और एट होता है एग्जैक्ट एरिया को बताने के लिए। एक बार और रिपीट करते हैं, इन होता है एक लार्ज एरिया को, जैसे मुझे बोलना है कि इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड क्या है, एक पूरा, एक कहते हैं कि पृथ्वी की बात हो रही है, लेकिन जी। इन द वर्ल्ड के अंदर में एक एशिया नाम का जगह है, इन द एशिया, लेकिन एट इंडिया। जब आप इंडिया को एक जगह मानते हो, मतलब अगर मान लो कि नक्शा देख रहे हो, पूरा जो मैप देख रहे हो पूरा वर्ल्ड का, तो उसमें आपको इंडिया को पॉइंट करना है, तो बोलोगे कि इन द वर्ल्ड, इन द एशिया, एट इंडिया। यहाँ पे इंडिया बन गया एक स्पेसिफिक पॉइंट। अगर लेकिन अब इसी चीज को मान लो, अब थोड़ा सा और डीप जाते हैं, मुझे एशिया बोलना है, इन द एशिया, फिर इंडिया के अंदर में दिल्ली अगर बोलना है, तो मैं धीरे धीरे करके, यानी कि इन एशिया के अंदर एक इंडिया नाम का कंट्री है, उसके अंदर दिल्ली की बात हो रही है, धीरे धीरे आते हैं इन इंडिया, इन दिल्ली, एट द्वारका। अब द्वारका की बात आ गई, द्वारका क्या है, जहां पे मैं रहता हूँ, ठीक है, दिल्ली का एक हिस्सा है। तो अब लोकेशन में धीरे धीरे मैं जा रहा हूँ उस पॉइंट पे। द्वारका में मैं कहाँ रहता हूँ, इन दिल्ली, इन द्वारका। अब द्वारका आ गया इन के अंदर, क्योंकि मैं उसके अंदर भी किसी पॉइंट पे जाने पहुंचना चाहता हूँ। एट अपार्टमेंट, ठीक है, ये कट गया है, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। एट अपार्टमेंट में रहता हूँ मैं। अगर मान लो इन अपार्टमेंट, कौन से होम नंबर पे रहते हो आप? अपार्टमेंट के अंदर में, अपार्टमेंट तो पूरा एक सोसाइटी हो गया ना, तो अब अपार्टमेंट के अंदर कौन से, तो अब बोलोगे कि एट होम। इसीलिए यहाँ पे एट होम बोला जाता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ लोकेशन की बात हो तो एट लगेगा, लार्ज एरिया लोकेशन की बात हो तो इन लगेगा। लार्ज एरिया के लिए। हाँ, जैसे इन सीपी, सीपी है सेंट्रल पार्क, दिल्ली का एक एरिया है। एट राजीव चौक, मान के चलो मैं राजीव चौक मेट्रो पे हूँ, तो मैं सीधे बोलूंगा किसी को फोन कर, हे बडी आई एम इन सीपी एट राजीव चौक, कैन यू कम, सिंपल। या बोलूंगा फॉर एग्जांपल आई एम इन ऑफिस एट रिसेप्शन, मैं ऑफिस में हूँ लेकिन रिसेप्शन पे हूँ। लेकिन जब आप व्हाट्सएप का स्टेटस देखते हो, लिखा रहता है एट जिम, एट ऑफिस, इसका मतलब है आप पॉइंट को एक बता रहे हो कि मैं ऑफिस वाले पॉइंट पे हूँ, जिम वाले पॉइंट पे हूँ। ये नहीं बता रहा कि मैं जिम के अंदर हूँ कि बाहर हूँ, मेरे पास ऑफिस के पॉइंट पे हूँ। लेकिन आपको स्पेसिफिक बताना है, स्पेसिफिक का मतलब क्या है, एग्जैक्ट जगह एट लगा करके बताओगे, एट रिसेप्शन। बताओ क्लियर हुआ एट और इन का लोकेशन? यस सर। यस सर। तो हमेशा आपको लोकेशन बनाना होगा, तो जो पॉइंट बताना है एट लगाना, लार्ज एरिया, जैसे इन इंडिया, इन देहरादून, इन होटल, एट द पार्क। एक क्वेश्चन है इसमें मेरा, अगर मुझे सिर्फ किसी को बताना हो कि मैं सिर्फ इंडिया में ही हूँ, तो मैं ये बोलूंगा इन इंडिया, ना कि हाँ हाँ, एट इन इंडिया। इंडिया, आई मीन इंडिया। आप वो नहीं दिखा रहे हो ना कि मैं कहाँ पे हूँ एग्जैक्ट, लेकिन इंडिया एक कंट्री सेंस दे रहा हूँ, मैं इंडिया के अंदर हूँ। अगर मुझसे कोई पूछा इंडिया के अंदर कहाँ पे रहते हो, तो मैं बोलूंगा इन इंडिया एट दिल्ली। हाँ हाँ, ठीक है। ऐसा मतलब जैसे जैसे वो आगे आपके एग्जैक्ट लोकेशन कर, फिर दिल्ली में कहाँ रखे, तो बोलोगे कि इन दिल्ली एट द्वारका, फिर करे द्वारका में कहाँ करे, इन द्वारका एट अपार्टमेंट। अच्छा, अब ऐसे ऐसे हो गया, जैसे कोई पूछता है कि इंडिया में, मतलब बाहर का पर्सन पूछता है इंडिया में किस जगह और कौन सा अपार्टमेंट रहता है, तो ऐसे बोलूंगा इन इंडिया, इन मतलब ऐसे इन इंडिया इन दिल्ली एट द्वारका, ऐसे। आप मान के चलो आप दिल्ली ही नहीं बोलना चाहते हो, तो बोल दो कि इन इंडिया। अगर मान के चलो बोलो कि इन दिल्ली एट अपार्टमेंट, आप द्वारका भी नहीं बोलना चाहते, यानी कि मेन पॉइंट जो बोलना है ना, तो एट लगाओगे। और लार्ज पॉइंट को बताना है, लार्ज एरिया को बताना है, लार्ज लोकेशन को बताना है, तो इन लगाओगे। सिंपल सी बात है इसका। मैं ये कहना चाहता हूँ, दो लार्ज लोकेशन को हम एक साथ बताना चाहे तो दो बार इन इन लगाएंगे। ये है बिल्कुल, इन लगाएंगे। जैसे आई लिव इन द्वारका, आई लिव एट महावीर इन क्लब इन द्वारका, आई लिव एट समर्पण कुंज सोसाइटी इन द्वारका। या इसको मैं बोल सकता हूँ कि आई लिव एट समर्पण कुंज सोसाइटी इन द्वारका इन दिल्ली। और ज्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं इन दिल्ली द्वारका, ठीक है, दिल्ली वाली द्वारका, दिल्ली डैश दिया होगा द्वारका, दो बार इन ना लगा करके दिल्ली द्वारका, यस यस, होता है, या द्वारका दिल्ली, ऐसे कुछ डॉट में यहाँ कोमा लगा। स्लैश कर देते हैं तो वो लिख देते हैं। हाँ हाँ हाँ। या आई
मतलब सिंपल सा बात है कि जो पॉइंट ऑफ लोकेशन आपको बताना है एट लगाओ, लार्ज एरिया को बताना है, लार्ज लोकेशन को बताना है इन लगाओ। गॉट इट? यस। क्लियर होगा ना? अब कभी भूलोगे नहीं ना इन एट का कंफ्यूजन लोकेशन नहीं बताना। नहीं अब बात नहीं, ये ठीक है, अब बात करते हैं टाइम को लगा करके। ये बहुत कंफ्यूजन रहती है इन ऑन एट को लेकर के टाइम में। जैसे कोई बोल रहा है कि आई विल कम इन द मॉर्निंग या ऑन द मॉर्निंग, आई विल कम ओवर द वीक, इन द वीकेंड, ओवर द वीकेंड, क्या बोलेंगे? ठीक है, तो पहले इन ऑन एट को लेकर के वेरी क्लियर हो जाते हैं कि इन का मतलब होता है जिस तरह से लोकेशन में एक लार्ज एरिया को बात कर रहे थे, इसी तरह टाइम के केस में पीरियड को लेकर के बात होता है हमेशा। पीरियड में जैसे वीक हो गया, एक दिन की बात नहीं है, वीक का मतलब 7 दिन होते हैं। मंथ में मंथ एक मंथ का नहीं होता है, मंथ पूरे 30 दिन का होता है। ईयर भी उसी तरह, डेकेड, सेंचुरी, इन हाफ एंड आवर, ठीक है, 2 years, 2 days, 2 months। अब इन यहाँ पे लगाने से आपको यहाँ नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे समझ आएगा कि ऑन का मतलब होता है जब भी डेज बताना है, डेट्स बताना है, यानी कि एक दिन की जब बात करनी है तो वहां पे यूज करोगे ऑन। अगर पीरियड ऑफ डे है तो वहां पे यूज करोगे। इन्हीं दो में आपको कॉन्ट्रास्ट मिलेगा कि इन जहां पे एक दिन की बात नहीं है, जहां पे एक दिन की बात है उस दिन की, यानी कि डेज या डेट्स। फॉर एग्जांपल मंडे, 12 मई, या मेरा बर्थडे का जो दिन है उस दिन की बात हो रही है, या दिवाली वाले दिन की बात हो रही है, तो ऑन लगेगा। इन लगेगा ऐसे वाले में ईयर, मंथ, डेकेड, सेंचुरी। विंटर क्या है? विंटर तो एक दिन वाला नहीं होता ना, विंटर एक पूरा सीजन चलता है। जनवरी एक पूरा मंथ चलता है, यस। ठीक है। मॉर्निंग क्या है? मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं है ना, मॉर्निंग एक पूरा एक आवर्स का 6-7 घंटे का चलता है। फिर उसी तरह आफ्टरनून भी 6-7 घंटे का चलता है, 6-7 घंटे ऐसे बोल रहा हूँ 3-4 घंटे का चलता है जो भी, ठीक है। इसी तरह नाइट भी है ना, इसमें भी इन द नाइट, एट द नाइट में दोनों में फर्क है। अब एट जब बताऊंगा तब समझ में आएगा। एट का यूज करते हैं सिर्फ एग्जैक्ट पॉइंट बताने के लिए। फॉर एग्जांपल 10 o'clock डॉन जो होता है, और डस्क क्या होता है, कोई किसी को पता है? डॉन डस्क नहीं। सर धूल कुछ ऐसे करके रिलेटेड होता है। नहीं नहीं नहीं, ये सूरज उगने से पहले वाला जो मौसम और डूबने के अच्छा, बाद। हाँ सही कह रहे। एक्चुअली एक कंफ्यूजन है, मैं भी सर्च कर लूँ। डॉन कौन सा होता है, डस्क कौन सा होता है, उसमें कंफ्यूजन है। मैं एक्चुअली क्विकली सर्च कर लेता हूँ। डॉन होता है शायद मॉर्निंग वाला, ठीक है, और डस्क होता है शाम वाला, ठीक है। गाना जब सुना था तब तो सर हाँ, मैंने हाँ, सर्च मार के पूरा पता लग गया था, उसके बाद फिर भूल गया। वो यही प्रॉब्लम है द बस। फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट इन द स्काई। सुबह जो होता है ना, धुंध सा रहता है। एक्चुअली ये डॉन डस्क मेरे को तब समझ में आया था जब ट्रैफिक में, सॉरी, व्हीकल में एक नया चीज चेंज होकर आया है, लाइटें लग गई और लाइट ऑन कर दिया गया। उसमें यस। लिखा गया था यस। कि डॉन और डस्क के टाइम पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, और उसी से ये वर्ड मेरे को याद आ गया, ठीक है, कि डॉन यानी कि सुबह जब हल्का धुंध धुंध सा होता है उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, या शाम को जब होता है, क्योंकि लोग लाइट जलाना भूल जाते हैं उस टाइम पे, तो उन्होंने इसी पर्पज से वो लाइट का लगाने का वो किया गया था। अगर नियम पढ़ोगे इसका, लाइट लगाने का ये। सर इसका क्या कोई फिक्स टाइम होता है डाउन और डस्ट का, जैसे 6 to 7 o'clock? हाँ, ऐसा ये कुछ मतलब डाउन का मतलब है कि सुबह में सूरज दिखेगा ही नहीं, उसके पहले वाला जो जो भी वो होता है, सूरज निकला नहीं है उसके बाद डाउन। और डस्ट का अच्छा, और मतलब डस्ट जो सूरज डूब जाएगा उसके बाद? उसके बाद में, ठीक है, लेकिन नाइट होने से पहले और सूरज डूबने के बाद में जो भी टाइम होगा, डाउन और डस्ट। ठीक है। तो आप एट कब लगाओगे? जब भी आपका सेंस हो एग्जैक्ट पॉइंट नोटिस कराने का, ठीक है। जैसे एट नाइट भी हो सकता है, इन द नाइट भी हो सकता है। एट नाइट और इन द नाइट में म्यूट कर लो, कोई बोल रहा है बहुत ज्यादा, मैं म्यूट कर देता हूँ। इजी तरीके से समझना, प्रीपोजिशन बहुत ही हार्ड हो जाता है जब हम इसको कॉम्प्लिकेटेड करें, कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं, ठीक है। इन पीरियड ऑफ टाइम, ऑन डेज और डेट के साथ ही लगता है, यानी कि कोई दिन तारीख वाला, या नहीं, संडे मंडे वाला, और डेट का मतलब कोई तारीख वाला, ठीक है। और एट का मतलब है एग्जैक्ट पॉइंट का। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे इन 2022 ये एक पीरियड है ऑन सैटरडे के दिन, ठीक है, एट 5 और 6 o'clock, ठीक है।
मान के चलिए कि आपको बोलना है कि कोई काम आप 2 घंटे या 3 घंटे में करोगे, तो आप बोलोगे इन 2 आवर्स और 3 आवर्स, क्योंकि 2 आवर्स और 3 आवर्स जो है ना एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, घड़ी की सुई कहीं रुक नहीं रही है वहां पे, ठीक है, वो एक पीरियड की बात हो गई। एट डॉन, क्योंकि ये अब ये बोलोगे कि एट डॉन जो है ये तो एक मॉर्निंग पीरियड होता है ना, तो यहाँ पे जिस सेंस में मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश कई बार ना सेंस पे बहुत ज्यादा काम करता है, तो मेरा कहने का मतलब है जो पॉइंट है डॉन का ना, वो पॉइंट को ले रहा हूँ मैं, एक पीरियड को नहीं ले रहा हूँ। इसी तरह इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, एट नून, एट डस्क, इन द इवनिंग, इन द नाइट, एट द नाइट भी होता है। स्मॉल चेंज, जब आपको एक मतलब नाइट को ना एक पॉइंट ले, थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा, इसमें इन में भी लिखा हुआ है कि मॉर्निंग, इन आफ्टरनून और नाइट में भी आप यूज कर सकते हो, और एट वाले में भी लिखा हुआ है कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट, इसमें भी एट का यूज। ठीक है मैं बताता हूँ, ठीक है। preposition we use in the part of the day, in the morning, in तो समझ में आ रहा है, जनरली हम यही यूज करते हैं। at the night इन तो समझ में आ गया, पर at का नहीं हो रहा ना, समझ में आ रहा है। हाँ एट का थोड़ा सा नहीं आ रहा, क्योंकि वो सेम कंसेप्ट नीचे भी आ गया है ना। अच्छा, इन द नाइट हम यूजुअली रेफर करते हैं किसी पर्टिकुलर नाइट को रेफर करने के लिए। मान के चलो कि आप स्टोरी बता रहे हो, ठीक है, और स्टोरी में वो एक पर्टिकुलर, यानी पर्टिकुलर का मतलब वो एक स्पेशल रात थी जिसको कोई घटना हुई, ठीक है, तो वो आप स्टोरी फॉर्म में जाते जाते इन लगा करके आप वो घटना तक पहुंचोगे कि इन द नाइट व्हेन वी वर ट्रैवलिंग वी फाउंड अ घोस्ट एंड वी गॉट स्केयर्ड, ठीक है, कि नाइट क्योंकि आपके लिए वो पीरियड के फॉर्म में। और एट नाइट रेफर्स टू एनी नाइट इन जनरल, मतलब जनरली हम एट नाइट बोलते हैं क्योंकि वो जनरल हो गया, जो बाकी सारे नाइट है उसी है। लेकिन इन द नाइट किसी एक रात की बात करोगे जिस दिन कुछ कोई घटना हुई है, कोई बात हुई है। जैसे कि सर वी विल मीट इन मॉर्निंग, तो ये गलत है, या वी विल ठीक है, मीट एट मॉर्निंग, ये सही है? नहीं ये नाइट के केस में मैंने बताया। पर उसमें मॉर्निंग और आफ्टरनून भी तो है सर। हाँ तो ये देखो, ये सेंस बिल्कुल क्लियर रखो, जब इन का मतलब आपका सेंस है कि मैं पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ, इन द मॉर्निंग यानी कि 3-4 घंटे का चल रहा है, तो आप इन द मॉर्निंग अच्छा। बोलेगा। लेकिन आपका सेंस है कि चलो मतलब एक मैं पॉइंट। बताऊं सर इसमें, मैं बताऊं सर इसको, हाँ जी बताओ। मतलब जैसे हम ऐसे कर सकते हैं, वी विल मीट इन मॉर्निंग एट 8 AM। हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही है कि जैसे मतलब मॉर्निंग तो पीरियड हो गया ना, उसके बीच में कब मिलोगे आप, एट 10 AM। इसको आप कॉम्प्लिकेटेड मत करो, सिंपल में जहां समझ आ रहा है वहीं पे समझ लो, ठीक है। आई वॉज बोर्न इन जनवरी, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस हो जाता है जब हम इसको ज्यादा डीप में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आपके टोटली यूज जैसे यूज। इसका अगर सिंपल डेफिनेशन देखो ना, इन पीरियड के लिए, ऑन डे और डेट के लिए, एट एग्जैक्ट पॉइंट के लिए, सिंपल से इसका डेफिनेशन है। आई वॉज बोर्न इन जनवरी एट 4 o'clock, जनवरी एक मंथ थी लेकिन 4 बजे मेरी जन्म हुई। आई वर्क्स एट नाइट, मैं जनरल नाइट यानी रोज रात जो है ना वो नाइट को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। आई विल कम होम एट 10 o'clock, सी वॉज एट होम इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून के टाइम पे वो घर पे थी। आदित्य विल लिव इन हाफ एन आवर, यानी हाफ एन आवर जो है एक पीरियड ऑफ टाइम लिया जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो लिव करेगा आधे घंटे में, ठीक है। कोई और डाउट? कोशिश करूंगा एक बार और समझाने की। अच्छा, अगर कोई सर ऐसे बोलना चाहे, आई विल मीट इन मॉर्निंग एट 8 AM टू 10 AM, ऐसा भी कर सकते हैं? नहीं तो यहाँ मतलब पे फ्रॉम लगेगा 8। क्योंकि पीरियड एक और आता है ना, जैसे आप बोल रहे हो कि हाँ, पीरियड ऑफ टाइम बोल रहे हो ना, 2 घंटे, yes, तो इसमें बोलोगे आई विल मीट यू इन द मॉर्निंग फ्रॉम, या फ्रॉम नहीं लगा, बिटवीन 8 to 10, okay, मतलब मैं मॉर्निंग में मिलूंगा इतने बजे के बीच में, बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, प्रीपोजिशन का ये भी पार्ट है, ठीक है। okay, तो टाइम का बस मैं ज्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड मत करो इसको, पीरियड, इन, डे और डेट्स बताने के लिए ऑन, एट एग्जैक्ट पॉइंट बताने के लिए घड़ी के जो टाइम बताना है ना एट लगाओगे, ओके ओके। जी सर। अब मैं प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, बताना जरूरी है आपको, तो मैं कुछ प्रीपोजिशन बताऊंगा और फिर उसके बाद में, कितना टाइम हो गया अभी? 12:04। ठीक है, आप लोग को ब्रेक चाहिए होगा तो मेरे को बता देना, क्योंकि
ह्यूमन कैपेसिटी भी होती है किसी चीज को समझने की, एक टाइम पे थोड़ा ब्रेक चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो बता देना। बाकी ये वाला भी कवर कर रहा हूँ। जैसे टू एक प्रीपोजिशन है, टू का मतलब होता है डेस्टिनेशन बताने की। मैं हिंदी में नहीं लिखा हूँ, कुछ कुछ लिखा हूँ, लेकिन मैं कॉन्सेप्चुअली ज्यादा समझा पाऊंगा आपको, ठीक है। कोई डेस्टिनेशन को बताने के लिए कि आप उधर जा रहे हो, मतलब डेस्टिनेशन पे जाने के लिए टू का हिंदी क्या होता है, किसी को पता है क्या? के टू से आई एम गोइंग टू ऑफिस, मतलब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, तो इसमें से नहीं आ रहा ना। सी इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, वो ऑफिस हॉस्पिटल जा रही है, तो उसमें वो जो तुम से बोल रहे हो हिंदी का ना, इसमें वो सेंस नहीं आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये है कि डेस्टिनेशन बताने के लिए कि आप कहीं वो डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, ठीक है। डेस्टिनेशन आपका ऑफिस है, हॉस्पिटल है, ठीक है। तो इस पे जानने के लिए आपको एक जो नाउन यूज किए हो ऑफिस या हॉस्पिटल, उसमें आप टू लगा करके ये स्पेसिफाई कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो कि मैं इस डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जो आप मूवमेंट कर रहे हो उसका रिजल्ट कहाँ, डेस्टिनेशन क्या है। आई एम गोइंग टू ऑफिस, शी इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, ही इज गोइंग टू बॉस। अब इसका मतलब क्या है, वो बॉस के पास जा रहा है, के पास, ये बॉस, ही इज गोइंग टू बॉस, वो बॉस के पास जा रहा है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसके लिए। ही इज कमिंग टू मी, वो मेरे पास आ रहा है, ठीक है। आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू टेम्पल। ऐसे मतलब जहां जाते हैं डेस्टिनेशन बताने के लिए कि आप जा कहाँ रहे हो, टू लगा करके, ठीक है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। क्लियर हो गया? हेलो, यस सर। यस टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, ये आपका एक डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बताता है, ये डेस्टिनेशन नहीं डायरेक्शन बताता है। जैसे मैं अगर बोलता हूँ आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, इसका मतलब है मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, मेरा डायरेक्शन बिल्कुल उसी की तरफ, स्कूल की तरफ है। हिंदी में आता है की तरफ। अभी की तरफ कब आप बोलते हो कि मतलब आप मतलब मान के चलो कि चार लोग सामने खड़े हो और मैं यहाँ पे हूँ, और उसमें से एक बंदा मतलब मेरी तरफ आ रहा है, की तरफ, ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी, वो दूसरी जगह नहीं जा रहा है, वो मेरी तरफ, ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी, ठीक है। योर डेडिकेशन टुवर्ड्स इंग्लिश इज रिमार्केबल। अब यहाँ पे दो तीन वर्ड है मीनिंग के, वो बता दूंगा मैं। डेडिकेशन का मतलब होता है जुनून, क्या बोलते हैं जुनून, क्या बोलेंगे आपकी हिंदी क्या होगा? डेडिकेशन मतलब कि सर्च ही कर लेता हूँ इतना देर में तो। डेडिकेशन, करने की क्षमता। हाँ डेडिकेशन क्षमता, निष्ठा, निष्ठा हिंदी में बोलते हैं, मतलब लगन, लगन कह सकते हो, डेडिकेशन लगन, हाँ लगन आपकी जो है ना वो इसकी बात हो रही है। योर डेडिकेशन यानी कि आपका लगन इंग्लिश की तरफ, टुवर्ड्स इंग्लिश, मतलब इंग्लिश की तरफ इज रिमार्केबल। रिमार्केबल कभी भी हम यूज करते हैं कहाँ पे, जैसे मतलब उसको मार्क किया जा सके, इतना अच्छा है कि उसको मार्क किया जाए, ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज समझो, मतलब किसी चीज को अप्रिशिएट करने के लिए। योर एफर्ट इज रिमार्केबल, आपका जो मेहनत है वो मार्क किया जा सकता है, इतना अच्छा है, तो पॉजिटिव वर्ड होता है ये, ठीक है। तो टुवर्ड्स के ऊपर देखो, यहाँ पे एक बॉल है जो ये एक बॉक्स की तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ हिंदी में। बिटवीन, अमोंग, अमोंगस्ट, यहाँ पे तीन वर्ड है जिसका हिंदी जो होता है बीच में होता है। तीनों को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग यूज है। बिटवीन हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में बात करने के लिए होता है, जैसे ही इज सिटिंग बिटवीन अश्वनी एंड जोया। अश्वनी है बैठा हुआ और जोया बैठी हुई है, और उसके बीच में वो बंदा बैठा हुआ है, तो दो लोगों के बीच में बैठने वाले बात को बताने के लिए हम बिटवीन करते हैं। आई केप्ट द फोन बिटवीन टू बुक्स, दो बुक है उसके बीच में मेरा फोन है, बिटवीन टू बुक्स, बिटवीन टू बुक्स। तो दो चीजों के बीच में यूज करने के लिए बिटवीन, जैसे यहाँ पे बॉक्स है, बॉल है। अमोंग का यूज किया जाता है दो से ज्यादा चीजों के बीच में होने के लिए, जैसे ही शाउटेड एट मी, उसने, शाउट का मतलब क्या होता है, चिल्लाना, चिल्लाना। ही शाउटेड एट मी। अगर एक नोट डाउन करने का एक तरीका होता है, मैं जब क्लास लेता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरे पास टाइम नहीं है, तो हल्का सा कहीं से नोट डाउन कर लिया, बाद में उसको समझ लेता हूँ, ठीक है। तो आपको कोई कोई वर्ड पता चले, आप कहीं से हल्का से कहीं नोट डाउन कर लेना, है ना, और बाद में उसको याद कर लेना उसकी मीनिंग। ही शाउटेड एट मी अमॉन्ग माय फैमिली, मान लो ये पूरे लोग मेरे फैमिली बैठे हैं और मैं बेचारा यहाँ पे बीच में जाकर के बैठा था, लेकिन उसमें से एक लोग मेरे पे चिल्लाए, है ना, तो ये हो गया ना
किस के बीच में, मतलब दो लोगों से ज्यादा के बीच में। यू आस्क्ड मी अमंग माई टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स थे और तुमने टीचर्स के बीच में पूछ दिया, यानी कि 2 से ज्यादा लोग अगर हैं तो अमंग लगाओगे, या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट है तो 2 लगाओगे, अमंग लगाओगे। अमंग्स का मतलब क्या होता है? हेलो, जी जी। कोई पूछ रहा है? यस सर। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है? नो नो सर, पूछ तो कोई नहीं रहा था। अमोंग्स का यूज है ना, ये ज्यादा फॉर्मल यूज होता है। ये अमोंग के जगह पे अमोंग्स यूज किया जाता है, थोड़ा सा फॉर्मल और लेस कॉमन है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? फॉर्मल इनफॉर्मल कितने लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं। फॉर्मल वो होता है जो मैं ऑफिशियली या कोई वैसे कॉन्वर्सेशन में, जो एक प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन में यूज कर रहा हूँ। इनफॉर्मल कौन सा होता है? जैसे मैं फ्रेंड के साथ में बातचीत कर रहा हूँ, वो इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल वो होता है जो ऑफिशियली लैंग्वेज यूज किया जाता है। हम वहाँ पे नॉर्मल है सारे वर्ड नहीं बोल सकते, जैसे दोस्तों में बोलते हैं चलना इधर, ठीक है, ऐसा नहीं बोलते ना वहाँ पे। आप आइए, चलिए, ठीक है, थोड़ा रिस्पेक्ट देखेंगे, है ना। तो ऐसे होता है। अमंग्स जो है वो मोर फॉर्मल है लेकिन लेस कॉमन है। तो आप अमंग्स से भी काम चला सकते हो, amongst भी यूज कर सकते हो अगर मेल ओवर राइट। वन सेकंड सर, ये वाला दोबारा बता देना प्लीज। एक बार म्यूट कर लो और फिर बताता हूँ। हाँ, मैंने सिर्फ 3 वर्ड यहाँ पे बताया, बिटवीन, अमोंग एंड अमोंगस्ट। तीनों का मतलब है बीच में, कोई चीज बीच में है, लेकिन बिटवीन हमेशा 2 लोगों के बात हो। ओहो। और अमोंग जो होता है और अमोंग्स जो होता है वो 2 से ज्यादा के बीच में। अमोंग थोड़ा ज्यादा यूज किया जाता है, अमोंग्स थोड़ा कम यूज किया जाता है। मेल ओल की राइटिंग में ज्यादा यूज हो जाता है अमोंग्स। मीनिंग सेम, कोई डिफरेंस नहीं। मोहित क्लियर है? यस क्लियर है सर। ठीक है। यस सर। अंडर का मतलब सर ये होता है अमोंगेस्ट वाला थोड़ा क्लियर नहीं है मुझे। अमोंग्स्ट वाला ना, ठीक है। हाँ, अमोंग अमोंगस्ट। का मतलब सेम है जैसे अमोंग का है, क्योंकि अमोंग कहता है कि 2 से ज्यादा के बीच में बताना है, जैसे बीच में। हाँ, तो ये भी उसी के जगह पे यूज होता है, लेकिन ये मोर फॉर्मल है, मतलब ज्यादा ऑफिशियली, मतलब कहते हैं ऑफिस जो ईमेल राइटिंग में देखोगे लैंग्वेज, वो कभी कभी ना फॉर्मल लैंग्वेज होती है, कभी कभी नहीं, मैं बोल रहा हूँ फॉर्मल ही लिखी जाती है, क्योंकि वो ले लेना जाके नहाएंगे हम, इस समय नहीं तक हम जज करते हैं सब चीज को। कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो अमंग्स जो है फॉर्मल राइटिंग में फॉर्मली यूज किया जाता है, बिजनेस या किसी प्रोफेशनल मीटिंग में करने के लिए यूज। और थोड़ा लेस कॉमन का मतलब है ना, ज्यादा नहीं यूज किया जाता। लेस कॉमन का मतलब ये है। दूसरा कोई इसमें बताने वाला चीज नहीं है। आगे आप समझ लो सर। 1 मिनट, कितना टाइम हो गया? 12:15 हो गया। 5 मिनट का ब्रेक ले। हेलो, ये ब्रेक एज योर विश सर। हाँ ले सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 मिनट का नहीं, 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? 3 मिनट का। आप ओके सर। ठीक है, मैं भी थोड़ा पानी वानी पी लूं और आप भी थोड़ा फ्रेश हो जाओ, पानी वानी पी करके पूरा रिज्यूम रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने आपको कहाँ तक बता दिया था? बिटवीन बता दिया था। अंडर और बीनीथ में दोनों में डिफरेंस। हाँ, अंडर का मतलब होता है नीचे और बीनीथ का भी नीचे है, शायद मैंने पहले स्लाइड में बताया था। जैसे एग्जांपल आप देख लो, ऑब्जेक्ट नॉट फुली टच, जो भी ऑब्जेक्ट है वो टच नहीं है। जैसे अमन इज हिडन अंडर द बेड, वो अमन जो हाइड हुआ है, छुपा हुआ है, वो अंडर द बेड है, यानी कि वो टच नहीं हो रहा है ऊपर के बेड से। दे वर वेटिंग अंडर द ट्री, ट्री के नीचे वो वेट कर रहे थे। ही वॉज अंडर द ब्रिज, यानी ब्रिज के नीचे खड़ा था, ठीक है। बीनीथ का मतलब क्या होता है? छूते हुए नीचे। जैसे योर फ्लैट इज बीनीथ माई फ्लैट, मतलब मेरा फ्लैट और आपका फ्लैट टच कर रहा है और उसी से नीचे मेरा फ्लैट है, इसका सेंस ये है, ठीक है। यो लेटर इज अंडरनीथ द लेटर, होगा यहाँ पे, ठीक है। द लेटर इज अंडरनीथ द बुक, यानी कि अब आप समझ सकते हो इजीली। अगर आंख बंद करके भी आपको मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप इजीली इमेजिन कर लोगे कि मेरा बुक कहाँ पे है, सॉरी लेटर कहाँ पे है। लेटर बिल्कुल बुक के नीचे है, जस्ट उसको टच किया हुआ है। मोबाइल इज बीनीथ द पिलो, मान लीजिए मोबाइल आपका दबा हुआ है पिलो के नीचे, तो जो टच कर रहा है वो हो गया बीनीथ या अंडरनीथ, दोनों यूज हो सकता है। और अंडर जो टच नहीं हो रहा है, और दोनों का मीनिंग होता है के नीचे। सर पीलू मतलब क्या होता है? तकिया। पिलो मतलब तकिया, हाँ। ये इसको नोट डाउन कर लो, पिलो मींस तकिया होता है। बीनीथ का मतलब के नीचे, अंडरनीथ का मतलब भी के नीचे होता है, दोनों जो कि
टच टच हुआ होना चाहिए ऑब्जेक्ट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर का मतलब होता है के बाद में। ठीक है, ये फ्रीक्वेंट यूज वर्ड है। द ट्रेन विल रीच आफ्टर टाइम। हाँ, टाइम के बाद में वो ट्रेन पहुंचा। आई विल कम आफ्टर यू लीव, मतलब तुम्हारे जाने के बाद में मैं आऊंगा। आई वॉज आफ्टर द ग्री, क्या है गार्ड, क्या है, ग्रिड मतलब क्या? एक मिनट, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। लालची। अच्छा, ये ग्रेड। जब भी आपको वर्ड डिक्शनरी नहीं समझ में, और मैं इसके माध्यम से दो चीज बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं दो वर्ड डिक्शनरी यूज करता हूँ। मैं यूज करता हूँ ये कैम्ब्रिज का, थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि वो हो। और मुझे इसमें क्या मिलता है एक्चुअली, जैसे मुझे ये वर्ड समझना है तो पहले मैं जाता हूँ इस पे डेफिनेशन जो लिखा होता है इंग्लिश में लिखा होता है, टू टाई समथिंग अराउंड योर बॉडी, ठीक है, और पार्ट ऑफ योर बॉडी। अब मैं इसके एग्जाम्पल पढ़ूंगा। The knights girded themselves for battle, तो put on their swords and fighting clothes। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई चीज बांधना अपने बॉडी में। अगर इससे भी नहीं समझ में आता तब मैं ये दूसरा डिक्शनरी यूज करता हूँ, जो कि ये भी मुझे और ज्यादा सिंपल आंसर दे देता है। ठीक है, तो इफ यू गर्ड योर सेल्फ फॉर अ बैटल और कॉन्टेस्ट, यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इट। सो मतलब मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, कि कुछ बांधना ऊपर से। ठीक है, और भी मेरे तरीके हैं। जैसे अब मेरे को थोड़ा सा और जानना है तो मैं क्या करूँ, कभी कभी इमेज में ना उसकी पिक्चर देख करके समझ में आ जाता है। तो ऐसे लग रहा है ये बांधने की बात हो रही है, जो लड़ाई उड़ाई कर रहे हैं तो उसके हाउ टू गर्ड योर लाइन। और इसकी मुझे यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पता चल जाती है। मैं यूके प्रोनाउंसिएशन सुनता हूँ, गर्ड गर्ड। ठीक है, मुझे इसके डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स पता चल जाते हैं। गर्डेड यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, और इसमें भी वही चीज पता चल जाता है। जैसे B3 है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है। गर्ड्स प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए, अच्छा ये हो गया। पास्ट टेंस मतलब B2 और B3 होता है गर्डेड। ठीक है, गर्डेड गर्डेड। तो ये मतलब इस मेरा अप्रोच यही रहता है किसी भी वर्ड मीनिंग को जानने का। जैसे भी है मतलब मुझे वो पता होना चाहिए। अब बात, अब स्लाइड पे जाते हैं। मान के चलो ये वर्ड था, he was after that gird, मतलब आफ्टर दैट गर्ड यहाँ पे एक्चुअली सेंस क्लियर नहीं हो रहा है, तो इस एग्जांपल को भी हम ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, बस ये समझो कि आफ्टर मतलब आप तो जनरली जानते हो, आई विल कम आफ्टर यू। ठीक है, ऐसे यूज करते हैं, आई विल कम आफ्टर यू। तो आफ्टर का मतलब है के बाद में। ठीक है, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। आई विल कम बिफोर यू मतलब इसके अपोजिट हो गया, पहले। आई लेफ्ट बिफोर हिज मॉम, मतलब उसके मॉम के आने से पहले ऐसा सेंस हुआ है। ठीक है, हिज मॉम, आई लेफ्ट बिफोर मतलब पहले। आफ्टर का मतलब बाद में, बिफोर का मतलब पहले। ऑफ का मतलब होता है का, शो द रिलेशन। रिलेशन कैसे हो जाएगा, ही इज द ब्रदर ऑफ राम, यानी राम का भाई है वो। ठीक है, ही इज द ब्रदर ऑफ राम या ही इज राम्स ब्रदर। अच्छा, ये इसका पार्ट नहीं है प्रेपोजिशन का, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, अपोस्ट्रोफी लगा करके इस दे देते हैं, अपोस्ट्रोफी बोलते हैं ना इसको, ऊपर ऐसे कोमा रखे राम्स ब्रदर। का मीनिंग आता है कोमा देके लगता है। हाँ, जैसे ही इज सिस्टर ऑफ 3 ब्रदर्स, सॉरी शी इज अ सिस्टर ऑफ 3 ब्रदर्स, वह 3 भाइयों की बहन है। द चेयर इज ऑफ दैट शॉप। ठीक है, द चेयर इज ऑफ दैट शॉप मतलब वो उस शॉप का चेयर है। तो ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, हिंदी में या जनरली द रिलेशन शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये क्लियर है? जी सर। ठीक है, बाई और इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा थोड़ा सा टफ वाला, सिंस और फॉर का यूज। देखो ये टाइम में बड़ा यूज होता है सिंस और फॉर का। जैसे आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखोगे तो उसमें ये यूज होता है। जैसे मैं 2 दिनों से पढ़ते आ रहा हूँ, 2 दिनों से बारिश हो रही है, ऐसे 2 दिन से काम करते आ रहा हूँ। वो चाहे कुछ भी टाइम है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का सालों से इंतजार करते आ रहा था। ठीक है, तो वहां पे जो टाइम हम बताते हैं ना, सालों से, 2 महीने से, 4 दिन से, उसमें हम यूज करते हैं सिंस और फॉर का, टाइम बताने के लिए।
और सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या है? सिंस हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है और फॉर हमेशा पीरियड ऑफ टाइम को करता है। एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मुझे बोलना है अमन हैज बीन वॉकिंग सिंस 7 o'clock, मतलब वो 7 बजे से, सुबह 7 बजे से वो वॉक करते आ रहा है, वॉक कर रहा है, सुबह 7 बजे से वॉक कर रहा है। तो ये सेंटेंस है टेंस का, बट इसमें जो टाइम लगाया हूँ वो प्रीपोजिशन लगा के लगाया हूँ, वो सिंस लगाया हूँ, क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम मुझे मिल गया। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग को मैं एक पॉइंट मान रहा हूँ और मॉर्निंग से वो मैं खेलते आ रहा हूँ। आई हैज सॉरी शी हैज बीन हियर सिंस यस्टरडे, यस्टरडे को मैंने एक पॉइंट लिया। अब फॉर का कैसे होगा? 2 seconds। अब 2 सेकंड तो कभी भी हो सकता है ना, अभी मैं बोला हो सकता है अभी के पहले वाला या 4 मिनट पहले की बात हो रही होगी। 2 minutes, 2 hours, 2 days, 2 weeks, 2 months, 2 years, 2 century, कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं मिल रहा है, इसका पीरियड ऑफ टाइम मिल रहा है हमें। जैसे एग्जांपल होगा अमन हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। अब वो स्टार्टिंग का पॉइंट हमें नहीं पता है तो हमें पीरियड ऑफ टाइम में हमें बताना है, तो फॉर लगाएंगे। आई हैव बीन हियर फॉर 30 minutes, 30 मिनट्स पीरियड ऑफ टाइम है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। जैसे 7 o'clock जैसा तो नहीं है ना, सिंस मॉर्निंग तो नहीं है ना, सिंस यस्टरडे। ये मॉर्निंग जो है ना, ये मत समझो कि ये पीरियड ऑफ टाइम में स्टार्टिंग पॉइंट लिया जा रहा है उसको। सिंस हेलो स्टार्टिंग भैया, पॉइंट जहाँ से शुरू होगा वहां से लेंगे। हाँ हेलो भैया, हाँ जी हाँ जी। बोले जिसमें निश्चित का बोध हो उसमें सिंस लग सकता है। हाँ निश्चित, अब हिंदी में वही कर रहा हूँ कि वो पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स है ना, कि वो पॉइंट से हम ले रहे हैं कोई चीज। मतलब मान के चलो मैं बोलता हूँ मैं 2 दिनों से खेलते आ रहा हूँ, तो वो 2 दिन कब से फिक्स शुरुआत पॉइंट है हो? वहां से। हाँ मैं 2 दिन से खेलते आ रहा हूँ, तो ये 2 दिन कब पॉइंट स्टार्ट नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मंडे, तो मंडे मेरे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, निश्चित हो गया वो टाइम। यस, क्लियर है? या यस तो सर। सिंस और फॉर का ये हमेशा याद रखना, ये टाइम के साथ में यूज किया जाता है। और सिंस का एक और यूज है जो यूज किया जाता है चूंकि, चूंकि के लिए यूज किया जाता है। और चूंकि कैसे? जैसे कि सिंस आई एम अ टीचर आई एम टीचिंग, सिंस आई एम एन इंजीनियर आई कैन फिक्स दिस इशू। एग्जांपल्स। सिंस का मतलब चूंकि, जैसे नहीं बोलते हैं हिंदी में भी, चूंकि तुम इंजीनियर हो तुम तो फिक्स कर सकते हो ये इशू, ठीक है। सिंस ही इज अ क्रिकेटर ही कैन हिट 6, मान के चलो वो 6 मार सकता है, मैं नहीं मार सकता हूँ, तो मैं सिंस, हिंदी क्या होगा, चूंकि वो क्रिकेटर है वो मार सकता है। इसका बहुत अच्छा यूज होता है। सिंस इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, इंडिया नीड्स टू डू मोर। सिंस इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, इंडिया नीड्स टू डू मोर, मतलब इंडिया को कुछ और करना, ज्यादा करना पड़ेगा। या सिंस आई एम एट होम आई कैन नॉट टॉक टू यू, मान कर चलो मैं घर पे, चूंकि मैं घर पे हूँ मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर फैमिली है वो देख रहे हैं मेरे को, ठीक है, या मेरे को वो अलाउ नहीं किया है फोन पे बात करना। इसी तरह सिंस आई एम इल और सिंस आई एम सिक आई कैन नॉट गो टू ऑफिस, क्योंकि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार नहीं, ऑफिस नहीं जा सकता। तो यहाँ पे सिंस का यूज होता है हिंदी चूंकि, तो इससे जुड़ा था इसलिए मैंने यहीं पे बता दिया आपको। क्लियर है? फॉर का सिंस का मीनिंग क्लियर है कि नहीं? हेलो हेलो जी हेलो। सर। यस सर यस ये वाला सेंटेंस एक बार आप रिपीट करना, सिंस आई एम सिक एज समथिंग, आपने कुछ हाँ यूज किया है। हाँ मैंने बोला कि सिंस आई एम सिक, सिंस या ये मैं लिख देता हूँ इस पे, सिंस आई, सिक का मतलब था बीमार, आई एम सिक आई कैन नॉट गो टू ऑफिस, ऑफिस। ठीक है। आई कैन नॉट गो टू ऑफिस, मैं चूंकि मैं बीमार हूँ, मतलब ऐसे बोल मैं बीमार हूँ मैं ऑफिस नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा सा सेंस देते हैं ना अपने बातों से, तो यहाँ पे रिलेशन क्लियर हो रहा है कि चूंकि मैं बीमार हूँ मैं ऑफिस नहीं जा सकता। इसमें सिंस का मतलब चुकी है। हाँ चूंकि है, चूंकि होता है। अच्छा, सिंस आई एम नॉट वेल आई विल नॉट कम ऑफिस, ठीक है।
अच्छा, हम कोई भी बात कहने वाले हैं उससे पहले हम सिंस लगाएंगे तो उसका मतलब चूंकि हो जाएगा, और सेंटेंस के बीच में लगाएंगे तो उसका मतलब से हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, आई कैन नॉट गो टू ऑफिस सिंस आई एम सिक। बात यहाँ पे मीनिंग की है। वो जो सिंस है वो टाइम को बताने के लिए हो रहा है। ये हो रहा है एक अवस्था बताने को, क्या बोलेंगे इसको, कंजंक्शन के रूप एक अवस्था, एक समय, कुछ ऐसा कुछ बताने के लिए हो रहा है शायद। में। ये रीजन सिंस एक्चुअली ये कंजंक्शन का पार्ट है एक्चुअली। जो है ना, वेट वेट वेट, सिंस सिंस इसमें सिंस दिख रहा है आपको? नो सर। नो। हाँ सिंस, ओके सॉरी सॉरी। तो सॉरी कुछ नहीं, मतलब एक्चुअली सिंस जो है ना ये कंजंक्शन के रूप में यूज हो रहा है, और ये वो वाला जो सिंस है ना वो प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है। डिफरेंस यही है, सिंपल सी। अब कंजंक्शन होता क्या है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। पहले ये सिंस आप यहाँ पे समझ लो, ये उसी पे आऊंगा अभी थोड़ी देर में। सिंस और फॉर ये समझ लो, टाइम ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है। ओके हाँ आगे। अच्छा, अब मैं प्रीपोजिशन तो बहुत सारे लिस्ट है, सारे के सारे आज नहीं बताऊंगा, पर जितना बता दिया हूँ उसका प्रैक्टिस आपको करना है। और मैं बीच में आपको प्रीपोजिशन भेजूंगा। अगर आपके पास में ऐसे मैं स्क्रीनशॉट दे दूं तो मुझे लग रहा है कि आप खुद से समझ के देख करके समझ जाओगे, लेकिन नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पूछना, क्योंकि अगर एक एक प्रीपोजिशन पढ़ने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैं पढ़ाऊंगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन अभी मेन मेन पॉइंट को चलते हैं ताकि हम सेंटेंस पे जा सके। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? सर इसका मतलब प्रेपोजिशन अभी और है। हाँ प्रीपोजिशन ये है, मैं आपको स्क्रीन स्लाइड दिखाता हूँ एक्चुअली क्या है ये। अगर मैंने अभी तक आपको ये इतना बाई, विद, सिंस, फॉर, ऑन, इनटू, अप, इनसाइड, आउटसाइड, above, next, towards, adjacent, beside, by, ahead of, behind, in front of, along, across, opposite, ये सारे प्रीपोजिशन है। तो इसीलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपके ज्यादा दिमाग पे चीजें इतना वो करे एक बैग से, तो मैं इतना ही रखता हूँ प्रीपोजिशन में। ठीक है, और मैं 2 टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के इसी में खत्म करता हूँ ताकि आपके पास पूरा एक हफ्ता रहे प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप प्रीपोजिशन समझ गए, हमने कुछ ही प्रीपोजिशन समझा है। मैं 2 और जो पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो समझा देता हूँ, वो बहुत सिंपल है, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा समझने में। पहला है देखो कंजंक्शन का। कंजंक्शन होता क्या है, सिंपल सी बात है, कनेक्टर है। कनेक्टर का काम क्या होता है, कनेक्ट करना। जैसे मान के चलो कि आपके घर में घर के ऊपर सबसे ऊपर टंकी रखी हुई है, और उस टंकी से पानी आ रही है अलग अलग घर में या फ्लोर पे। ठीक है, तो उस टंकी से एक ही पाइप आया हुआ है, लेकिन अलग अलग वहां पे क्या जुड़ा हुआ है, कनेक्टर जुड़ा हुआ है जो डिवाइड करके ले जा रहा है। राइट, तो क्या कर रहा है, पाइप को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर यूज कर रहा है। यहाँ पे किस लिए हम यूज करते हैं, वर्ड और सेंटेंस को जोड़ने के लिए या क्लॉज या फ्रेज को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। सिंपल सी कनेक्टर, कनेक्ट करने के लिए। अगर ये नहीं यूज करेंगे तो कैसा होगा सेंटेंस, वो भी देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस है, अजय इज अ गुड बैट्समैन, विराट इज अ गुड बैट्समैन। ठीक है, अजय एक गुड बैट्समैन है, विराट एक गुड बैट्समैन है। अब इस सेंटेंस को कितना बड़ा बनाना पड़ा मुझे, मतलब 2 लाइन में 2 सेंटेंस में लिखना पड़ा। सीधे बोल सकता हूँ अजय एंड विराट आर गुड बैट्समैन। बात तो एक ही हो गई ना। जी सर। मैं फिर बोल रहा हूँ द मैन इज पुअर, द मैन इज ऑनेस्ट। सिंपल नहीं बोल सकता हूँ द मैन इज पुअर ऑनेस्ट। बट यहाँ पुअर और ऑनेस्ट को मैंने एक साथ जोड़ दिया बट के साथ में, और यहाँ विराट और अजय के साथ एक साथ जोड़ दिया एंड के साथ। तो कंजंक्शन क्या करता है, ज्वाइन 2 सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। बिना मीनिंग चेंज किए हुए 2 सेंटेंस को जोड़ता है या 2 वर्ड को जोड़ता है। और जैसे यहाँ पे देख सकते हो वर्ड कैसे, टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड्स, एंड से जुड़ा हुआ है। ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री, वो थका था लेकिन भूखा भी था। तो 2 हो गया। फ्रेज कैसे होते, फ्रेज मैंने बताया ना कि ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। सी इज आइदर ऑन द टेरिस और इन द किचन। यहाँ पे 2 सेंटेंस 2 फ्रेज कौन से है, ऑन द टेरिस या इन द किचन। तो इसमें
कि क्या है कंजंक्शन, क्या है ईदर और। आपने सुना है ना ईदर और, या तो यह या वो, ईदर और, ये हमारा है कंजंक्शन का वर्ड, ईदर और ये दो फ्रेज को जोड़ रहा है, ऑन द टेरिस को और इन द किचन को। क्लॉज भी वैसे ही होता है, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर डिफरेंट थिंग्स, यानी कि व्हाट यू से, जो तुम क्या, व्हाट यू से, क्या तुम कहते हो, एंड क्या तुम करते हो, दोनों अलग चीज है। एंड से जुड़ा हुआ है यहाँ पे क्लॉज को। सेंटेंस को कैसे जोड़ता है, आई लाइक हिम बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम, मैं पसंद करता हूँ लेकिन मेरे फैमिली पसंद नहीं करते, दो सेंटेंस को जोड़ा गया है। और कंजंक्शन का सच में बेनिफिट कब होता है, जब आप स्पीकिंग करते हो। आप ऐसे सेंटेंस नहीं बोलते, मैं बोलने जा रहा हूँ आज इस टॉपिक पे, आप कनेक्ट करते हो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस के बीच में। मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ तो उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि ये जैसे यहाँ पे यूज करते हैं, राइट। तो कंजंक्शन क्या है, सिर्फ एक कनेक्टर है। और कंजंक्शन आपको ऐसे मिलेंगे, इतने सारे कंजंक्शन अगर आपको आ जा रहे हैं, इसके अलावा भी है, लेकिन ये है मैक्सिमम यूज किए जाने वाले कनेक्टर्स कंजंक्शन। इतना आ जाएगा तो आपको सेंटेंस बनाने में और ज्यादा, कहते हैं कि सेंटेंस बनाने और बोलने में आसान हो जाएगा, एक दूसरे सेंटेंस को जोड़ने में आसान हो जाएगा, स्पीकिंग बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, वर्क हार्ड सो दैट यू कैन पास द 10th एग्जाम, मतलब तुम मेहनत करो सो दैट, ताकि तुम पास हो सको। एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मुझे पता है, वी आर गोइंग टू एंड दिस क्लास आफ्टर फ्यू मिनट्स। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, जहां तक इंडिया की सवाल है, जहां तक, एज फार एज, अदरवाइज वरना, एल्स का मतलब नहीं तो, डू दिस वर्क एल्स यू विल नॉट बी अलाउड टू गो आउटसाइड। बहुत सारे कंजंक्शन इसमें, और आपने ज्यादातर ये देखा होगा बट, एंड, और, व्हेन, नेवरदलेस, फिर भी। ठीक है, he did not contribute in our party, nevertheless let him come, मतलब कोई बात नहीं, आने दो उसको भी, उसने पैसे नहीं, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है कि सहयोग करना। he did not contribute in our, nevertheless let him come, उसे आने दो। और बिकॉज, सिंस, आल्सो, ये सारे कंजंक्शन है। आप सबसे पहले क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और कुछ स्क्रीनशॉट ये भी ले लो, क्योंकि इसका एग्जाम्पल के बारे में ये बहुत इजीली आप समझ जाओगे। बट का यूज कैसे है, ही इज नॉटी बट आई लाइक हिम, ही इज नॉट फुल बट वाइज, एंड कमिंग, अमन एंड माई फैमिली आर गोइंग टू गोवा, इंडिया एंड चाइना आर पार्ट ऑफ एशिया। और का आई और माई ब्रदर, यानी कि और जहां पे लगाते हैं, या तो मैं या मेरा भाई विल गो टू रिसीव यू, या तो मैं जाऊंगा या मेरा भाई जाएगा तुम्हें रिसीव। हाँ, उसके बाद और मतलब एक होगा, मेरा नेटवर्क खत्म हो गया है ना, क्या करें, बोलो। और मतलब कोई एक होगा दोनों में से। आपको दोनों में से कोई है। व्हेन का मतलब होता है जब और कब, ठीक है। जैसे होता है वी मेट, सॉरी ही मेट मी, तो ही मेट मी व्हेन आई वाज 3 years old, उसने मुझसे मिला जब मैं 3 साल का था। ही वॉज वर्किंग व्हेन आई रीच द ऑफिस, वो काम कर रहा था जब मैं पहुंचा ऑफिस में। व्हेन का मतलब जब और कब। नेवरदलेस, एज का मतलब जैसे के तौर पे, एज योर फ्रेंड। सर ये वैन का मतलब जब, कब, मतलब जब ये स्टार्टिंग में आएगा तब ये वैन, तब इसका मतलब कब होगा, जब ये सेंटेंस के बीच में जाएगा तब इसका मतलब जब होगा, ऐसा है क्या? नहीं सविता, ऐसे डिवाइड मत करो, क्योंकि ये पैरामीटर नहीं हो सकता है, ये तरीका नहीं हो सकता मैं समझने का, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है पहले, ये तो मैं बोल नहीं सकता, ये भी बोल सकता हूँ व्हेन आई वाज 3 years old ही मेट मी, पहले भी लगा सकता हूँ इसको। तो मुझे ये थोड़ा जब और कब का कब सेंस आएगा, ये तब हम वैन लगाएंगे, थोड़ा इसमें आपका कहने का मतलब, जो आपका सेंस है ना, जो बोलो आप सेंटेंस बनाओ, लेकिन जब और कब जहां पे भी बोलना हो तो व्हेन ही यूज करोगे। मान के चलो जब बोलना चाहता हूं मैं कि जब उसने फोन किया तो मैं काम कर रहा था, व्हेन ही कॉल्ड मी आई वाज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, ठीक है। मेरा सेंस था कि जब लगाना है। या अगर तुम अगर तुम मुझे कॉल करोगे, या अगर तुम ऑफिस जाओगे
जब तुम ऑफिस जाओगे, जब जब बोल दिया हूं ना, तब की बात नहीं, जब ही तो है। कब तुम ऑफिस कब जाओगे? व्हेन विल यू गो टू ऑफिस? कब जाओगे? यहाँ पे कब का सेंस आ रहा है। या जब बोल रहा है व्हेन यू विल गो टू ऑफिस, व्हेन यू गो टू ऑफिस बाय ब्रिंग सम प्रिंट, आई मीन व्हेन यू गो टू मार्केट ब्रिंग सम फ्रूट्स फॉर मी। तो यहाँ पे जब का मतलब होता है जब तुम मार्केट जाओगे तो तुम फ्रूट्स लेके आना मेरे लिए। ठीक है। ठीक है सर। एज योर फ्रेंड, एज योर फ्रेंड लाइक्स, जैसे तुम्हारे फ्रेंड पसंद करे, जैसे बोलते हैं ना एज योर विश, जैसे तुम्हारी इच्छा। अभी किसी ने बोला था जैसे एज योर विश, ठीक है। एज अ टीचर ये होता है कि तौर पे, एज अ टीचर इट्स माय ड्यूटी, एज ए टीचर इट्स माय ड्यूटी, मतलब टीचर के तौर पे मेरी ये जिम्मेदारी है। ओके। एज, बिकॉज, सिंस, फॉर, सारे का मतलब होता है क्योंकि या चूंकि, लेकिन इसका प्लेसमेंट का मतलब उसको कैसे यूज करना है इस पे डिफरेंस होता है। जैसे बिकॉज अगर मिडिल में आ रहा है, मिडिल और यहाँ पे आ गया, या सिंस बिगिनिंग में आ रहा है, तो कैसे सेंटेंस बन सकता है। सिंस आई एम नॉट अवेयर, देखो चूंकि वाला आ गया ना, सिंस आई एम नॉट अवेयर सो आई कैन नॉट स्पीक, जी तो मेरे को पता नहीं है तो मैं बोल नहीं सकता। आई डिड नॉट गो टू ऑफिस बिकॉज आई वॉज अनवेल, आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था, आई वॉज क्योंकि अनवेल। ही इज ओवर एट, ही इज ओवरवेट, ओवरवेट का मतलब है कि बहुत ज्यादा उसका फैट बढ़ गया है या जितने वजन। फॉर ही इट्स टू मेनी केक्स एंड बिस्किट्स, फॉर ही मतलब जिसके लिए वो बहुत ज्यादा केक और बिस्किट खाता है। वो ओवरवेट इसलिए है क्योंकि वो बिस्कुट जो ज्यादा खाता है। एक तरीका है दूसरे तरीके से, हम सिंस वो बिकॉज से ही काम चला लेते हैं, ज्यादातर बिकॉज बिकॉज बोलते हैं। बट आपको अगर कहीं बुक वगैरह में ऐसा लिखा है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे वर्ड यूज करो, कई बार हमें समझने के लिए भी तो सीखना पड़ेगा ना, सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या मीनिंग हो सकता है, राइट। ऑल्सो, जी सर। इधर, टू, एज वेल, इसका सारे का मतलब भी होता है। आई एम ऑल्सो गुड, आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम इवन फाइन, इवन ही इज कमिंग, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, ही इज कमिंग टू, टू डी डबल ओ, वो भी आ रहा है। ही इज ऑल्सो कमिंग, यानी कि टू का मतलब भी हो गया, ऑल्सो का मतलब भी हो गया, इवन का मतलब हो गया भी। इवन दे वर नॉट विद मी, वो भी नहीं थे मेरे साथ में, ठीक है। तुम तो नहीं थे, जैसे मैं बोलता हूँ यू आर नॉट विद मी, इवन दे वर नॉट विद मी। आई डोंट लाइक नॉनवेज ईदर, अब यहाँ पे मुझे मान के चलो कि मैं बोलता हूँ कि आप बोलते हो आई डोंट लाइक नॉनवेज ईदर, मान के चलो कि सूरज सेंटेंस बोल रहा होता कि आई डोंट लाइक नॉनवेज ईदर, नहीं वो बोलते हैं, सॉरी आई एम सॉरी सॉरी, सूरज बोलते हैं आई डोंट लाइक नॉनवेज, मैं क्या बोलूंगा आई डोंट लाइक नॉनवेज ईदर, मुझे भी पसंद नहीं है। बोलने का एक तरीका है। एज जितना, सॉरी उतना जितना, यू आर एज ब्यूटीफुल एज दीपिका, तुम इतना सुंदर हो जितनी दीपिका है। दिस बिल्डिंग इज नॉट एज ओल्ड एज यू सेड, यह बिल्डिंग उतना पुराना नहीं है जितना तुमने बोला था। He can't sing as good as अरिजीत, एज का मतलब यहाँ पे मेन चीज क्या है कि जो चीज बोलना चाहते हैं, जिससे कंपेयर करना चाहते हैं, उसको लास्ट में बोलना चाहते हैं। ओके, ये प्रैक्टिस के लिए है, ये आप पूरा ये मत सोचो कि मैं अभी अभी पूरा एकदम रट लूंगा, समझ में आ जाएगा। बस आपको एक ये है कि बाद में जब ये पढ़ो तो मेरी बात आपको याद आए, समझ लो थोड़ी। सर वो पिछले पेज पे आपने सर एक बार TOO वाला बता देना कहाँ पे लगेगा ये। टू का और ज्यादातर ना टू और ऑल्सो में ना सेम मतलब तौर से यूज होता है। जैसे ऑल्सो बोलते हैं ना, वहां पे टू भी बोल सकते हैं, आई एम टू गुड, तो आई एम टू गुड का मतलब आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम अच्छा गुड, ठीक है, आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम गुड टू। सर वो ईदर का मतलब आपने पिछले पेज पे कुछ और बताया था, चेंज था थोड़ा मतलब उसका। हाँ हाँ, वो वाला क्या है, इधर और वाला मैंने बताया था, उसका मैंने आगे बना रखा है। इधर हाँ और इधर और इधर और होता है, या तो ये या तो वो, इधर यू या गो तो और लेट मी गो, या तो तुम जाओ या मेरे को जाने दो। इधर हिज स्किल इज नॉट वर्थ और हिज लक इज नॉट इन हिज फेवर, यानी कि वो मतलब उस, हाँ बता रहा हूँ। ईदर के साथ अगर और यार लगेगा तो इसका मतलब ये है, हैं? या तो क्या? ईदर के साथ
अगर सेंटेंस में ईदर के साथ और भी आ रहा है तो इसका मतलब या तो ये वाले शब्द है, या तो ये या तो वो। नीदर तो नॉर का वो। मतलब न तो ये न तो वो। ना तो वो, नीदर यू ठीक है, नुदरत विल गो और नॉर और आई। ही विल। हाँ, तो जी सर। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, सारे नहीं बताऊंगा, एक्चुअली यहाँ पे था, तो ये कंप्लीट कर देता हूँ फिर जो है। एज सुन एज और द मोमेंट का मतलब होता है जैसे ही। एज सुन एज ही केम आई लेफ्ट, जैसे ही वो आया मैंने वहां से चला गया। तो एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, जैसे मान के चलो जैसे ही मेरे पापा अंदर आए मैं डर गया, तो मैं बोलूंगा एज सुन एज माई फादर केम आई गॉट स्केर्ड। मैं बोलूंगा द मोमेंट फादर केम आई गॉट स्केर्ड। प्लीज गो एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाओ। एज सुन एज द मोमेंट हिज फादर एंटर इन द रूम ही गॉट स्केर्ड, नीचे वाला सेंटेंस है, ठीक है। तो ये सुन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अभी एक काम करो, ये ले लो, जी ठीक सर। है। इस एक और ले लो, बस अब इससे ज्यादा मत लेना, आगे मैं और वो करूंगा। तो तेरा पोजीशन का हो गया, कंजंक्शन हो गया, छोटा सा एक लाइन का मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इंटरजेक्शन बता देता हूँ ताकि हमारा पार्ट से चीज खत्म हो जाए, बाकी आपका प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहिए। इंटरजेक्शन का एक ही स्लाइड है, और इंटरजेक्शन क्या होता है समझ लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये भी तो नहीं लग रहा है आज थोड़ा ज्यादा हो गया ना? बहुत ज्यादा सर। ओके ओके, अच्छा तो समझ लोगे। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन एक वर्ड और फ्रेज हो सकता है जो आपके सडन इमोशन या फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। आपने ऐसा तो वर्ड सुना ही होगा, ओ माय गॉड, वाओ, आउच, उप्स, जी सर। आहा। ऐसे वर्ड जो होते हैं ना, ये सारे इंटरजेक्शन के वर्ड हैं। कभी भी इसका यूज मतलब ऐसे अभी जानना जरूरी नहीं है, लेकिन वर्ड की कैटेगरी तो पता होनी चाहिए ना, ये कहाँ से वर्ड आया हुआ है। हम तो वर्ड की कैटेगरी ही तो जा रहे हैं कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। इस तरह के वर्ड जो कैटेगरी है वो इंटरजेक्शन के कैटेगरी के होते हैं, जो आपके सडन फीलिंग का मतलब अचानक से, मान के चलो कि आपकी भूत देखे डर गए, वहां पे कैसे करोगे? ओ माय गॉड, ये आपकी इमोशन निकली है वहां पे। एंग्री हो, सरप्राइज हो, एक्साइटेड हो, वाओ व्हाट अ बॉल, ठीक है। या अगर मान के चलो ज्यादातर लोग गलती करते कहते उप्स या आउच, जैसे कोई वो हो जाता कि कोई गिर गया पैर पे कुछ सामान, ठीक है। हुर्रा है ना, ब्रेवो, ब्रेवो मतलब शाबाशी देते हैं। तो ये बिगनिंग में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, सेंटेंस के एंड में भी हो सकता है, या पूरा का पूरा सेंटेंस भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो। सिंपल सा डेफिनेशन है कि वो आपको फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है जो अचानक से आई हुई है, अचानक से इमोशन जो आई है उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो सारे इंटरजेक्शन के वर्ड है। और फुल स्टॉप दिखता है नॉर्मल सेंटेंस में, इंटरजेक्शन वाले में आपको ए एक्सक्लेमेटरी साइन दिखेंगे, जो यहाँ पे एक नीचे और एक डॉट है। हमेशा देखो इंटरजेक्शन के साथ में हमेशा ये साइन लगा होगा इंटरजेक्शन वर्ड के साथ में। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, आई नो कि ज्यादा इसका यूज नहीं होगा आपके स्पीकिंग में, रिटन में ये यूज कर सकते हो। आप देखो व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह लिखते हो तो वही भी लिखते हो वाओ, तो उसके साथ में एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगाओ, तब तो उस वर्ड का पूरा अच्छा यूज हुआ। ओ माय गॉड के सामने ये लगाओ, मैं यूज करता हूँ अपने कॉन्वर्सेशन में, ठीक है। तो ये हमारे टोटल रहे आज के टॉपिक। मैं चाहता हूँ कि आप 2 मिनट लंबी सांसें लो और बताओ कोई डाउट हो तो बताओ। संजय आज तो मतलब संजय भी कह रहा है कि क्या